अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज हम बात करेंगे गाज़ा के हालात की। आप जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी सोर्स के ज़रिए हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, चाहे आप इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बात करें, चाहे सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, आप ख़बरें भी देख रहे हैं, अखबारात भी पढ़ रहे हैं। जो तस्वीर गाज़ा से सामने आ रही हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं, इंतहाई तकलीफ़दा हैं। और जो आम लोग हैं वो बेचैन, वो बेकरार हैं, लेकिन वो कर क्या सकते हैं। कुछ ममालिक में हम देख रहे हैं कि ज़रूर एहतजाज किए जा रहे हैं। यूरोपीय ममालिक में हम देख रहे हैं, अमेरिका में ख़ुद हमने देखा, सिडनी में हमने देखा, लोग ज़रूर सड़कों पर निकल रहे हैं और वो अपनी बेचैनी का, अपने गम का, अपनी तकलीफ़ का, और गाज़ा में जिस तरह से इसराइल के मजालिम और बर्बरियत चल रही है, इसको रोकने के हवाले से वो अपनी अपनी हुकूमतों से मुतालबा कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से वो मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले, यानी हम ये कहेंगे कि 8 अक्टूबर के बाद से, जिस तरह से 2023 8 अक्टूबर को इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत शुरू की गई थी, उसके बाद से ही लोगों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन क्या इसका कोई असर किसी भी मुल्क पर हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा पर हो रहा है? हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। सिलसिला जारी है। अब मुख्तलिफ जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अगरचे फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि फौरी तौर पर इसराइल को रोकने के हवाले से कोई कदम दुनिया की कोई न ताकत उठा रही है, न कोई मुल्क उठा रहा है, न अक़वाम मुत्तहिदा। आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर हम इस हवाले से बात करेंगे कि गाज़ा में जो कुछ सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, बड़ी तशवीशनाक, बड़ी दर्दनाक। सिर्फ कत्ले आम, नस्ल कुशी नहीं, बल्कि अब तो भूखों को मारा जा रहा है। वो भूख से भी रोज़ बरोज़ उनकी शहादतें हो रही हैं, और यानी जो इमदाद लेने के लिए आ रहे हैं, ख़तारों में ठहरे हुए हैं, उनको भी इसराइल की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। सुबह की अगर हम बात करें तो पहले हम खबर दे रहे थे कि 12 पिछले 24 घंटों के दौरान शहीद हुए हैं, 14, 16, 18, अभी तक की अगर हम बात करें 90 फ़लस्तीनी गाज़ा में शहीद हो चुके हैं। ये फिगर यानी घंटों में बढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल गाज़ा की बनी हुई है। 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, और भूखमरी के नतीजे अभी तक 227 फौत हो चुके हैं, 103 इसमें बच्चे शामिल हैं, 270 सहाफ़ी शहीद कर दिए गए हैं। यानी 2 रोज़ पहले 5 अल जज़ीरा के सहाफ़ी इसराइली हमले में जो है शहीद हुए। ताहाल करीब 62,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं गाज़ा में, 1,60,000 ज़ख्मी बताए जाते हैं। अब इसराइली काबीना ने मंजूरी दी है कि गाज़ा पर मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल कर लेंगे और हमास को किनारे लगाएंगे। इसी दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि अमन के लिए या फिर जंग बंदी के लिए ये भी सरगर्मियां नज़र आ रही हैं। बहरहाल एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद मेहमान डॉक्टर अर्शी खान साहब, प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिफाई तज्ज़ियाकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि गाज़ा की अभी तक की जो जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त गाज़ा किस तरह की सूरत हाल से दो चार है, और दुनिया की जो खामोशी है। यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगा कि भाई ये बात सामने आ रही है कि मुख्तलिफ ममालिक, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, दीगर ममालिक हो, उनकी जानिब से ये ऐलानात सामने आ रहे हैं कि रियासत फ़लस्तीन को हम तस्लीम करने जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास यानी नेक्स्ट मंथ सितंबर में होगा, तो क्या ये कोई उम्मीद की जो है किरण नज़र आ रही है? और लेकिन अब की जो सूरत हाल है उस पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। ये आपने तो कई सवाल एक साथ कर दिया। अभी जो सूरत हाल है, मतलब सूरत हाल क्या कहा जाए, बल्कि ये कहा जाए कि डार्केस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जी। कल बीत गया वो हिस्ट्री है, और जो आज है वो पॉलिटिक्स है। जिस तरह से वहां पे किलिंग हो रही है, जिस तरह पे वहां पे बॉम्बार्डमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से जितने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, यूएन वर्कर्स हैं, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं, जी, टीचर्स हैं। गाजा जो गवर्नमेंट है, जो हमास के अंडर में गवर्नमेंट थी, उसके अहलकार, उनके पुलिस, उनके म्युनिसिपैलिटी के लोग,
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग, एथलीट्स वहाँ पे, स्टूडेंट्स वहाँ पे, टीचर्स वहाँ पे, स्कूल के टीचर्स, 3 यूनिवर्सिटी थी, तीनों तबाह कर दी गई ऐसा। तो जी वहाँ पे जिस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ, वो डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड में अभी तक किसी भी वॉर में नहीं हुआ। बहुत ही, आप जानते हैं कि यूरोप में 30-30 साल लोग जंग लड़े हैं। रिफॉर्मेशन पीरियड जो है 15-16 सेंचुरी में सालों साल जो है 2-2, 3-3 डिकेड लोग जंग लड़ते थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में मैसिव किलिंग्स हुई आपके, लेकिन जितने जर्नलिस्टों को मारा गया जी आपके सेकंड वॉर में, और जो 20 साल की जंग लड़ी गई आपके वियतनाम में, जी या दोनों ले लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उससे भी ज्यादा जर्नलिस्ट को हलाक किया गया आपके सिर्फ गाजा में, जो एक छोटी सी पट्टी है, मतलब 40 किलोमीटर लंबी और 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी, और इतने छोटे से टेरिटरी में जो आपके ज्यादातर मैक्सिमम जो अरबी स्पीकिंग जो जर्नलिस्ट थे वहां पे, इसमें रिपोर्टर्स थे, और आपके अरबी में एक वहाँ छोटे छोटे मतलब मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, छोटे छोटे लोकल टेलीविजन हैं उनके, तो उसमें कैमरामैन भी हैं, सारे सारे लोगों को जो है खत्म किया गया। जो आंकड़ा आ रहा है खास करके यूरोप में भी ये एक्सेप्ट हो गया कि भाई 230 या 235 जर्नलिस्टों को इन्होंने खत्म कर दिया। और दूसरी चीज आप देखें कि एक्चुअल जो डेटा है वो 265 है, जो कि हमास की तरफ से आ रहा है, मतलब कि हमास हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसलिए कि वहां पे गाजा में जो अभी गवर्नमेंट है वो हमास की गवर्नमेंट है जी। आज जो है, मैंने पहले भी कहा कि हमास कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके करीब 16 से 18 एमपी जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेबनान के पार्लियामेंट के मेंबर हैं। लेबनान पार्लियामेंट में 128 टोटल मेंबर है, एमपी हैं, उसमें से 16-18 तो आपके हिजबुल्लाह के हैं। तो हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है जी। इनको मिनिस्टर्स भी रहे वहां पे, तो ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है टीवी चैनल से जी, या लोगों से। उसी तरह से हमास भी जो है ये इस्लामिक रेजिस्टेंस पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे कि एक पीएलओ है, जैसे, तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जिसकी हुकूमत जो है आपके वेस्ट बैंक में है और ईस्ट जेरूसलम में है। तो उसी तरह से जो हमास है पॉलिटिकल पार्टी है। तो अभी जो वहां पे जो सरकार है या जिस हालत में भी है वो हमास की है, तो उनके जो डेटा आ रहे हैं वो उसके हिसाब से 265 मिनिमम जर्नलिस्ट जो मार दिए गए हैं, और कई दर्जन जो जर्नलिस्ट हैं वो डिसअपियर्ड है, मतलब उनका कोई अभी पता नहीं है, मिसिंग जिसको बोला जाए जी जी। और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको ये इन्होंने बंधक बना लिया इजरायली, जैसे होस्टेज है ना। लोग तो बड़ी बात करते हैं कि भाई इजरायली होस्टेज फंसे हुए हैं और बड़े उस पे जो है तरस खा रहे हैं। तरस खाने की बात है, कोई भी आदमी अगर फंसा हुआ है, लेकिन आप देखिए जो फलस्तीनी है ये तो आपके 1916 के बाद से होस्टेज बने हुए हैं जी। तो 16 से लेकर आज तक कितना हो गया, 100 साल से ज्यादा हो गया। और 1948 में जब इजराइल का इलीगल वजूद क्याम आया, इलीगली क्रिएट हुआ ना भाई, कोई भी कंट्री जो क्रिएट होती है वो निगोसिएशन के थ्रू होती है, आपस में निगोसिएशन होता है, एग्रीमेंट होता है, उसके थ्रू क्रिएट होता है जी। आप यूनिलैटरली अपने आप उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं फला कंट्री। अब ये दूसरी बात है कि फॉरेन अमेरिका ने 18 मिनट के अंदर उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, सारा कुछ कर दिया, पैकिंग हो गई उसकी जी। देखा जाए कि जिस तरह से अब इजराइल पैदा हुआ वो इलीगल मेथड ही था, इलीगल। तो ये दूसरी बात, आपने उसको लीगल बना दिया। और जितनी भी चीज अभी तक इजराइल कर रहा है, खास करके पैलेस्टीनियन कॉन्टेक्स्ट में, वो इलीगल ही, इसलिए कि फलस्तीनी वहीं के लोग थे और वहीं अपने ही जिसका मकान है वो अपने ही मकान में जैसे किराएदार बन गया जी। अब तो सिचुएशन ये है कि वो किराएदार भी नहीं है, बल्कि उस अपने मकान में ही उसको लोग कहेंगे ये चोर है। जैसे कि फलस्तीनी लोगों को कहा जा रहा है भाई टेररिस्ट है, हमास टेररिस्ट है। टेररिस्ट क्यों होगा भाई, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लोग हैं जी। तो इतने अब तो जर्नलिस्ट ने इनको पकड़ लिया, कुछ जर्नलिस्ट है जिनका जो है वहां पर कस्टोडियल डेथ हुआ है। आपको जानते हैं आपके 7 अक्टूबर 2023 के बाद कम से कम 75 से ज्यादा लोग जो है वो टॉर्चर के जरिए मर गए जी। आपके कस्टोडियल डेथ जिसको कहा जाए, और 13,500 लोग जो है वहाँ जेल में है। उसमें ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन जी जी। में आपके कई 100 बच्चे भी उसमें शामिल हैं, औरतें उसमें शामिल हैं। जिस तरह का आप, जैसे आपको फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा कि हमास ने रिलीज किया जी कि एक जो कैप्टिव है, इजरायली कैप्टिव है, उसका वो स्केलेटन काफी दुबला पतला जो है वो भूख की वजह से है। हाँ, ये तो उस पे फिर इजराइल में लोग बौखलाए कि भाई रेड क्रॉस जो है वहां पे जाए और उसकी तफ्तीश करे और खाना पहुंचाए।
ये बात सही है, लेकिन आपने पूरी दुनिया ने ये नहीं सोचा कि भाई ये सिचुएशन, इससे भी खराब सिचुएशन तो उन लोगों की है जिनको इजरायली फोर्सेस ने पकड़ रखा है, उनको जेलों में बंद रखा है, जिनका टॉर्चर हो रहा है। जी जी। उनके साथ तो कुत्ते से कटवाया जा रहा है, उनको कुत्ते की गंदगी उन पे फेंकी जा रही है, गलावट वगैरह बहुत सारी चीजें हो रही है। और आपको ये भी पता हो कि बहुत सारे डॉक्टर्स को इन्होंने पकड़ रखा है, जो डॉक्टर मतलब अच्छे पोजीशन पे जो प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं जी, कई सारे डिपार्टमेंट्स के, सर्जरी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनके साथ जिस तरह से वो रवैया पेश करते हैं, उसमें से मेरे ख्याल से जो पुराना डेटा है 1 महीना पहले का, 4-5 डॉक्टर तो टॉर्चर से मार दिए गए, हाँ है ना। तो कई डॉक्टर वहां पे अभी जो है वो पकड़े हुए, और उनकी जो पोजीशन है वो जैसे कि 20 kg 25 kg वेट लॉस हुआ है जी। तो ये चीजों को दिखाया नहीं जा रही। इस तरह से आपने देखा होगा कि जब भी जैसे विटकॉफ जो है वो आपके ट्रम्प का जो इन्वॉय है, ट्रम्प का जो एम्बेसडर है मिडिल ईस्ट के लिए, स्टीव विटकॉफ जी, इसने काफी गेम खेला, यहाँ पे काफी झूठ बोला, इसलिए कि आदमी खुद ही जो है ये बेसिकली ये जो है ये स्टेट वाला है, मतलब स्टेट का मतलब ये बिल्डर है, मकान बनाना बेचना इस तरह का इसका काम है। तो ये इसके पहले बाइडेन को देखिए या ब्लिंकन को देखिए, ये जितने भी लोग आते रहे आपके इजराइल, तो ये सिर्फ जो है उन लोगों से मिलते रहे जो उनकी फैमिली, जिनके लोगों को हमास ने पकड़ रखा है। ये शर्म इनको नहीं आई, इन यहूदियों को इनको शर्म नहीं आई कि ये उन लोगों से मिले जिनको इजराइलियों ने पकड़ रखा है। हाँ बताइए, इसलिए कि जो फलस्तीनी है वो अपनी ही जमीन में तो रिफ्यूजी बन गए, मालिक तो वही है जमीन के जी। तो फलस्तीन में झगड़ा है वो होस्टेज का थोड़ी, उसमें झगड़ा तो ये है कि भाई आपने इसकी जमीन कब्जा किया, खाली की जी, बिल्कुल। और है ना, तो ये जो सिचुएशन अभी जो सिचुएशन वहां पे बनी हुई है आपके वहां पे, तो वो मतलब ऐसी सिचुएशन जो कभी वर्ल्ड में हुई नहीं, इसलिए कि आप जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर में करीब 80 मिलियन लोग मारे गए जी, 60 to 80 मिलियन, सिर्फ 27 मिलियन तो सिर्फ रशिया के लोग मारे गए थे, मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 20 मिलियन लोग मारे गए, तो दोनों वॉर में भी जितने जर्नलिस्ट नहीं मारे गए जितने इसमें मार दिए गए। और पूरी दुनिया जो है, मैं तो ये नहीं कहूँ कि खामोश है, चीजें आ रही हैं धीरे धीरे, इनके गले और जबान बंद थे, अब जबान वो खुल रही है, इसलिए जो चीजें वो सब बिल्कुल सामने आ गई। और जर्नलिस्टों को इसलिए इन्होंने, आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर के बाद जैसे ही इन्होंने दूसरे दिन अटैक शुरू किया था गाजा पे, हाँ, तो उस पे 4 फ्लोर से जो ज्यादा बिल्डिंग थी, 4 फ्लोर से ऊपर की जो बिल्डिंग थी, मल्टी फ्लोर बिल्डिंग जी जी, पहले उसको इन्होंने टारगेट किया था, पावर टारगेट बोलते हैं इसका मतलब जो पूरी टारगेटिंग हुई है, ये डेटा इन्होंने लिया है आपके इससे AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये था कि उनमें जो इनपुट डाला गया बेसिकली कि जितने भी 4 फ्लोर से ज्यादा बिल्डिंग थे उसको खत्म करो। तो पहले शुरुआत में जो बॉम्बिंग है उसमें जो बिल्डिंग्स हैं वो ज्यादातर जो है आपके मीडिया हाउसेस थे जी, याद शुरू के दौर में काफी उसमें जर्नलिस्ट मारे गए जी, मीडिया। जैसे आपको याद होगा कि जब ईरान पे जून में अटैक किया इसने, इजराइल ने इलीगल जो अटैक किया, और वो इस पे पूरी दुनिया खामोश रही, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, लेकिन ये इन सब चीजों का जो है कीमत अदा करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। हर चीज का एक दाम, हर चीज, एवरीथिंग एज ए प्राइस, कोई भी चीज बगैर कीमत के नहीं है जी। तो इसमें आपने देखा होगा कि वहां पे भी जो आपकी ईरान टेलीविजन का जो वो ऑफिस था वहां पे ईरान पे, तो मेरी वहां बात हुई फोन से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पर 3 बॉम्ब नहीं गिरे, हम पे 12 बॉम्ब मारे गए। ओहो जी, न्यूज में हमने देखा था कि 3 बॉम्ब्स मारे गए, उन्होंने कहा कि नहीं 12 बॉम्बिंग हुई है, 12 स्ट्राइक्स हुई है वहां जी। अब ये बताइए कि एक जर्नलिस्ट का, भाई जर्नलिस्ट जो है, कोई भी जर्नलिस्ट, उनका काम तो रिपोर्टिंग करना है ना, चाहे वो बाइज्ड ही क्यों ना हो, मान लीजिए एग्जैक्टली जी। आप और किसी भी आपके जो जेनेवा कन्वेंशन है, जेनेवा कन्वेंशन में तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी सिविलियन टारगेट को आप करेंगे नहीं, आप बच्चों को, औरतों को, और जो नॉन कॉम्बैटेंट है, मतलब जो लोग आपसे, जो हथियार वाले नहीं, उसको भी नहीं मार सकते आप जी जी, उसको जर्नलिस्ट को, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करना है आपको। और दूसरी चीज ये है कि जो इजराइल ये कहता है कि भाई हमास जो है लोगों के बीच में घुसा हुआ, इसलिए हम बॉम्बिंग कर रहे हैं लोगों पे जी। तो इंटरनेशनल लॉ की अगर पढ़ाई को देखा जाए, जो लंदन में, अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है जी, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप पूछ लीजिए, तो उनका ये कहना है, और ये आपके इंटरनेशनल लॉ में भी है कि ये बहाना हो ही नहीं सकता, अगर वो घुसे हुए हैं भी तभी, पॉपुलेशन में अगर वो घुसे हुए तब भी है, तब भी आप सिविलियन को टारगेट नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि उसमें वो घुसे हुए हैं हमास के लोग जी।
इसलिए कि ये भी कह रहे हैं भाई हमास से हम लड़ रहे हैं, तो अगर हमास के लोग उसमें आम लोगों में हैं भी तो आप उनको नहीं मार सकते। ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ में है, बिल्कुल कोई ये नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे कि वहाँ पे जो सिचुएशन है कि आपके डॉक्टर्स हैं, करीब मेडिक्स को 2000 मेडिक्स वहाँ पे मारती है। मेडिक्स में आपके नर्सेज हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, आपके पैरामेडिकल स्टाफ है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, आपके वहाँ पे 35 हॉस्पिटल्स थे, बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल। जी जी। कोई भी हॉस्पिटल इस हालत में नहीं है कि जो नॉर्मल पहले था। उन्होंने मतलब चुन चुन के टारगेटिंग की है, जैसे कि सर्जरी डिपार्टमेंट उसको बॉम्बिंग कर दिया, हॉस्पिटल के ऊपर में जो टैंक रखा हुआ पानी का उसको मार दिया, जिसमें आपके सीवर सिस्टम थे उसको इन्होंने डैमेज कर दिया बॉम्बिंग करके, कि सीवेज सिस्टम खत्म होगा, खराब हो जाएगा तो पानी जो है वो आपके रोड पे रहेगा और तो बीमारियां फैलेंगी, आपको याद होगा। जी हाँ। ये बिल्डिंग्स इन्होंने गिराई है बॉम्बिंग करके, जिसके मलबे के नीचे लोग दबे हुए हैं, है ना। जी। उसमें कोई भी इन्होंने कोई भी हथियार ना आने दिया, वो इक्विपमेंट निकालने के लिए जिसके जरिए आप निकाल सकते हैं, जिसका वादा किया गया था आपके जो जनवरी में सीज फायर हुआ था। हाँ, आपको याद वादा किया गया था कि इस तरह चीज को लाया जाएगा, टेंट को लाया जाएगा, ये सब कुछ नहीं आने दिया। ना इसराइलियों ने जो है हेलो जी जी, ना इसराइलियों ने जो है उसको आपके वो मलबे को हटाया जहां से लोगों को निकाला जा सकता था। तो इन्होंने जो है आपके जो मीडिया हाउसेस थे, यूएन वर्कर्स में आपके 300 से ऊपर लोग क्रॉस करते जी। एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस जा रही आ रही है, मेरे ख्याल से कुछ एरियाज में 1 2 3 काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इन्होंने 200 एम्बुलेंस को बॉम्बिंग किया। हाँ, को बॉम्बिंग किया, उसको छोड़िए, एथलीट को इन्होंने मार दिया। आपको हाल में ही पता होगा फुटबॉल जी, फुटबॉलर थे, एक एथलीट नहीं कम से कम 100 से ज्यादा एथलीट को इन्होंने मारा वहाँ पे, इसलिए कि फलस्तीन में जो फुटबॉल का बड़ा कल्चर है वहाँ पे, हाँ हाँ, स्पोर्ट्समैन काफी ज्यादा है वहाँ पे, जो यूथ है ना वो ज्यादा, तो अब आपके पूरा मेडिटेरेनियन बेल्ट है, मतलब कि जो कोस्टल एरिया है, साइट्रस फ्रूट वहाँ पे बहुत ज्यादा है। जी जी। था, अब तो सब खत्म किया उसने। आपके जैतून की खेती काफी वहाँ की, जैतून का जो पेड़ है वो 1000 साल तक फल देता है। तो सबको इन्होंने खत्म किया, जो इनके लाइफ लाइन जो इंडस्ट्रीज थी वहाँ पे बहुत सारी, एक्सपोर्ट भी ये करते थे चीजों को, तो ये सब को इन्होंने खत्म किया। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो या मेडिसिन का हो या वाटर का हो या आपके बेकरी का हो, खाने का हो, सबको इन्होंने तबाह किया। और अब उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, देखिए 2 चीज बड़ी खराब हो रही है जी जी, इसके बारे में लोग खुल करके नहीं बोले। एक तो ये है कि वैसे लोग जो कि खुद परेशान हैं और जिनके लोग मार दिए गए जी, बार बार उनके साथ अनाउंस किया जा रहा है कि आप जगह छोड़ो, दूसरी जगह जाओ जी, जिसको बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट इवैक्यूएशन प्लान। भाई इवैक्यूएशन जो है टर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ सिर्फ एक बार किया था 1915 में। हाँ हाँ, के बारे में आज तक यूरोप में उसको कंडेम किया गया था, सिर्फ एक इवैक्यूएशन प्लान उसने अनाउंस किया था। जी जी, ये जो आर्मेनियन है, इसलिए कि आर्मेनियन वो एक अलग कहानी है, उसका टाइम नहीं है यहाँ पे जी। तो यहाँ तो आप देखिएगा कि गाजा में मेरे ख्याल से कम 50 मरतबे जो है इवैक्यूएशन किया। इवैक्यूएशन मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इधर से उधर, उधर जो है अपनाइए दूसरी जगह। जी हाँ। अब ये देखिए कि जो औरतें हैं, जो बीमार हैं, पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, जो आपके अपाहिज हैं, जिनका एम्पुटेशन हुआ है, हाथ पैर काट दिया गया है, जो जख्मी है, इसलिए कि जख्मी की जो तादाद है आपके वहाँ पे कम से कम करीब 2 लाख लोग हैं। जी जी। अब वो जख्मी का मतलब कि जो आरडीएफ के पास जो गोलियां हैं, M16 राइफल है, तो उससे जो जख्मी जो लोग हैं वो बड़े सीरियस होते हैं। जी हाँ। ऐसे लोग कैसे सफर करेंगे, कैसे जाएंगे? वहाँ पे फूड नहीं है, गाड़ी नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके बावजूद मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये काबीना में इन्होंने जो है फैसला किया और मंजूरी दी कि हम मुकम्मल कंट्रोल कर लेंगे गाज़ा पर, और तो उसके जवाब में ये जो परेशान हाल, जो मुसीबत ज़दा जिस तरह की सूरत हाल से 2-4 गाज़ा वाले हैं, क्या ये मकाम को छोड़ने के लिए कुछ परसेंटेज तैयार है? और क्या ये लग रहा है आपको कि जो इज़राइल का मकसद है कि मुकम्मल कंट्रोल कर ले, तो गाज़ा के कितने हिस्से पे वाक़ईतन यानी इज़राइली फोर्सेस ने कुछ कंट्रोल किया है, बाकी ये करना चाहते हैं? ये सिचुएशन क्या है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। पहले एक इजाजत ले लूं मैं? जी प्लीज, कर लूंगा जी प्लीज। वो लोग जो बार बार जिनको एक जगह से दूसरी जगह भगाया जा रहा है, उसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, या अब परेशानी को देखिए कि वो कैसे भाग रहे हैं इस तरह से, और फिर उनपे बॉम्बिंग भी की जा रही है। एक वो, और
दूसरा तबका वो है मतलब कि जिसमें सारे लोग हैं जो कि भूख से परेशान। हाँ आपको ये पता है कि भूख से परेशानी की वजह से जो लोग ये खराब किस्म का आटा, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज बोलते रहे, वो जो है एक खाना जो है जी उनका जो एक खाना है वो करीब $1 से ज्यादा का नहीं है, बल्कि उससे कम का है। हो है ना। और दूसरी ये चीज मैं बता दूंगा, उसके लिए वो लोग अपनी जान पे खेल रहे हैं। कम कम से कम 1600 लोग मार दिए गए, 2000 के लगभग ये तो मारे गए, और कितने जख्मी हुए, मेरे ख्याल से जख्मी 6000 7000 लोग हुए। अब बताइए कि जिसको कहा जाए कि आटे के लिए खून देना, जी हाँ तो ये कहीं आपने दुनिया में नहीं देखा। किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी दहशतगर्द को आपने नहीं देखा होगा दुनिया में कि ऐसा कोई दहशतगर्द हो जो खाना खाकर उसको मार दे रहे हैं। जी हाँ अभी तक कोई दहशत, देखिए इंडिया में दहशतगर्दी काफी जगह आई, पहले 80s में आई, 60s में आई, है ना। फिर वर्ल्ड में कई जगह देखने को मिला, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी आई, आपके अफगानिस्तान में भी आया सारा कुछ, लेकिन ऐसा कोई दहशतगर्द हमने दुनिया में नहीं देखा जो लोग खाना ले रहे हैं वहां पे उसको मार रहे हैं। और मारने वाले कौन है? आपके IDF है जी, और मार रहे हैं वो अपने से भी, टैंक शेलिंग से भी, आपके जो ड्रोन है उससे भी। जी हाँ तो मैंने भूखों को मारना एक तो ये है। वो लोग जो उसके मालिक हैं जमीन, जी जी बिल्कुल। और ये जो चीज है मतलब भूखों को मारना, ये तो ऐसी चीज है जिससे कहा जाए कि अर्श मोहल्ला मतलब अल्लाह ताला भी मतलब उनको नाराजगी हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंसान का रिस्पॉन्स हो या ना हो, लेकिन मालिक का तो रिस्पॉन्स होगा अगर जो यकीन करता है, उसका तो रिस्पॉन्स आना है उसके ऊपर, और उसके आसार हैं। जी जी उसके आसार है। दूसरी चीज जो आप ये कह रहे थे कि ये जो इसने अनाउंस किया, अनाउंस करके इसने बैक ट्रैक भी किया, जैसे याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि मैं रिवेरा बनाऊंगा और मैं तो ये करूंगा और करूंगा, कैसीनो बनाऊंगा, हाँ, और मैं इनको यहाँ से भगाऊंगा, आपको याद होगा। उसके बाद फिर उसने अपने स्टेटमेंट को चेंज किया ट्रंप ने, है ना। तो ये सब इस तरह के लोग हैं, और उसी बरादरी का ये भी है आपके नेतन्याहू। तो इसने ये बैक ट्रैक किया, उसने कहा कि नहीं, हमने ये थोड़ी कहा कि मैं ऑक्यूपाई करूंगा। तो इसका ये है बेसिकली, इसका जो महाज है, जो प्रिटेक्स्ट मतलब बहाना ये है कि मुझे हमास को डिफीट करना है, नंबर 1। हाँ। नंबर 2 इनका ये है कि मुझे इसको डिसआर्म करना है जी, इनके हथियार को छीनना है। आपको ये भी बात आई थी 2-3 दिन पहले कि हम चाहते हैं कि हमास हथियार डाल दे, आपको याद होगा जी। हाँ। और ये अरबों ने भी, जो इन्होंने मीटिंग की थी आपके वहां न्यूयॉर्क में, हाँ हाँ, है ना, न्यूयॉर्क में मीटिंग की थी जिसमें आपकी यूनाइटेड लीग के भी, अरब लीग के लोग थे और कई कंट्रीज के लोग थे वहां पे जी। इसमें डिमांड किया गया कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, लेकिन हमास अपने आप को डिसआर्म कर ले। हाँ जी। तो हमास ने ये कहा कि हम डिसआर्म करने को तैयार हैं तब जब हमारी जमीन वापस मिल जाएगी, तब जब तक हमारी जमीन पे कब्जा है लोगों का, हम अपने आप को डिसआर्म नहीं करें। वही सिचुएशन जो सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया में किया था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस यही नहीं किया था कि इंडिया में यही पोजीशन लिया था जी। और वो आपके एक जमाने में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे जी जी। और फिर कांग्रेस को क्रिटिसाइज भी किया, और अपने मुल्क के लिए इन्होंने जान भी दिया। उनके साथ बहुत सारे हिंदू मुसलमान सब लगे हुए थे सुभाष चंद्र बोस के साथ। तो आप उनको तो टेररिस्ट नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। तो कहता है वो खुद ही टेररिस्ट है। अगर सुभाष चंद्र बोस को कोई आदमी टेररिस्ट कहता है जी, तो खुद ही सबसे बड़ा दहशतगर्द है, चाहे वो किसी भी कंट्री का, बिल्कुल। तो अभी जो सिचुएशन है तो उसने ये खेला। और तीसरी चीज का तीसरा प्लान ये है कि जो हमास के लोग हैं इनको हम शहर बदर करेंगे, मतलब कि मुल्क बदर करेंगे, इनको हटाएंगे कहीं जी। तीनों चीज में ये फेल हुए हैं, आप ये देखिएगा। इसलिए कि वहां पे मतलब बिल्कुल ही जो इजराइल जो IDF है उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है। वहां पे लोग अपने जान पे खेल रहे हैं, इसलिए कि लोग मारे गए वहां जी। अब जिनके बच्चे मार दिए गए, जिनकी बीवी और बच्चों और फैमिली को खत्म कर दिया गया जी। अगर इसका कोई आदमी नौजवान बचेगा वो तो रेजिस्टेंस को ज्वाइन ही करेगा ना भाई जी। क्या करेगा जी। हाँ, चाहेगा कि भाई इसी तरह से मर जाए जी। तो वहां पे वो लोग, अब देखिए गाजा में वो लोग हैं जो रेजिस्टेंस को पसंद करते हैं कि भाई ये मेरी जमीन है, मेरा हक है इस पे, मैं इसके लिए लड़ूंगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई ठीक है, आप जो चाहे करें, मैं बिल्कुल आप ही का चलेगा सारा कुछ। जिन्होंने स्लेवरी को एक्सेप्ट कर लिया, की इज्जत की मौत और एक जिल्लत की जिंदगी जी। हाँ, तो हमास ने जो है वो इज्जत की मौत को ये किया है। और हमास के लोगों ने, बल्कि हमास ये कहा जाए कि हमास तो वहां पे आप जो जितने भी फलस्तीनी है उनको आप हमास कह सकते हैं,
उनकी सरकार है वहां पे, हमास जी। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया, इस पे हम्म। खामोश। हम्म। हमास, इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमास को और पीएलए को टेररिस्ट नहीं कहा, इसलिए कि हमारे रिलेशन पैलेस्टीनियन से भी है। जी हाँ। दूसरी बात बिल्कुल। है कि हमारी खामोशी अभी बरकरार है कई आपके महीनों से। हम्म। लेकिन जो हिस्टोरिकली देखा जाए तो हम तो इजराइल से पहले पैलेस्टाइन के ही साथ में थे। जी। और फलस्तीन की जो एम्बेसी इंडिया में बहुत पहले से है, हम्म। हम्म। 1988 के लगभग से हमारे यहाँ एम्बेसी है, यहाँ पे पैलेस्टाइन में उनके एम्बेसडर है फुल फ्लेजेड। जी। जी। इजराइल की एम्बेसी तो 1990 के बाद आई इंडिया में। जी हाँ। तो ये चीजें हैं। और वहां पे अभी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि जो एरिया है पूरे गाजा का, वो उसमें 75% जो है वो मिलिट्री ने, इजरायली मिलिट्री ने उसको टेक ओवर कर लिया है। 75%। जी। हाँ, लेकिन टेक ओवर करने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से कंट्रोल में है, हम्म। इसका मतलब ये नहीं है। हम्म। इसका मतलब ये है कि वहां पे ये दाखिल हो चुके हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इनको मिल रहा है। हाँ, वो किस किस नौइयत की है डॉक्टर साहब? रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, मज़ाहमत की बात करें, तो हमलों की शक्ल में है या सिर्फ वो बर्दाश्त कर रहे हैं सब सारे के सारे? नहीं नहीं नहीं, हम लोग की शक्ल में है। देखिए, जी। इसलिए कि उनके पास कोई चारा है नहीं, हम्म। जो फलस्तीनी है जी। उनके पास कोई चारा है नहीं। आपने ये देखा होगा कि कौन लोग होंगे जो सिर्फ 2 रोटी के लिए अपनी जान पे खेल जाए, वो फलस्तीनी है। हम्म। वो तो रोटी अपने लिए नहीं ले रहे हैं, वो रोटी लेने आए हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई हाँ। बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपको याद होगा जी हाँ। उसमें जो बच्चे मारे गए हैं रोटी लेने में, वो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए रोटी ले जा रहे हैं। हाँ। समझ रहे हैं ना? मतलब है, जो बड़ा जी हाँ। बच्चा है 12 साल का, वो अपने छोटे फैमिली के भाई लिए। बहन के लिए ले जा रहा है। हाँ। जी हाँ। तो ये जज्बा है उन लोगों में, और ये जो जज्बा है वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने झेला है चीजों को। हम्म। कोई मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ गाजा में। आपको बताऊं कि गाजा से जब इसराइल ने अपने वहां के जो सेटलर्स थे, इजरायली सेटलर्स भी तो थे गाजा में, हाँ जी। 8 से 10 हजार वहां पे लोग थे वहां पे। हम्म। तो जब उसने विड्रॉ किया 2005 में, हम्म। 2005 में विड्रॉ करने के बाद 2006 में इजराइल ने हमला किया लेबनान पे। जी। ठीक है, फिर 2008 में आपके खुद गाजा पे हमला किया, हम्म। फिर 2011 में गाजा पे हमला किया, फिर 2012 में गाजा पे हमला किया। मैं रिकॉर्डेड बात बता रहा हूँ आपको, जी। ये कहीं भी आप चेक करें। फिर 2014 में अटैक किया, फिर 2018 में अटैक किया, फिर 2021 में अटैक किया, फिर जी। 2023 से अटैक का भी कर रहा है। तो गाजा एक छोटी सी पट्टी जिसको कहा जाए ओपन एयर प्रिजन। जी। जी। तो वहां पे कितने आपके, सिर्फ 2005 से मैं डेटा ले रहा हूँ। जी। तो गाजा में जो 75 और 80% जो लोग हैं, वो लोग हैं जिनके घर आज के डेट में तेल अवीव में थे। उनका वहां पे वो घर को उनको तोड़ा गया, वहां पे लिया गया, जी। और जो है बाहर के लोग रह रहे हैं। इसलिए कि इजराइल में अभी जो लोग हैं वो 90 से ज्यादा कंट्री से आए हुए लोग हैं। जी। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि, इसलिए कि कहीं भी दुनिया का यहूदी अगर वो इजराइल के एयरपोर्ट पे जैसे ही कदम रखता है, वो यहूदी जो है वहां का सिटीजन हो जाता है। ये कानून आप समझ रहे हैं। और जो यहूदी आ रहे हैं 90 और 100 कंट्री से, उनको वहां से निकाला नहीं जा रहा है। जी हाँ, बसाया जा वहां से निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जी। वहां के लोग रह रहे हैं 2000-2500 साल से। वो वहां पे इजराइल में या तो सेकंड क्लास थर्ड क्लास के सिटीजन है, या नहीं तो वो रिफ्यूजी। डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, आप हम जो है बातचीत को जारी रखेंगे, और गाज़ा की जो मौजूदा सूरत हाल और फिर इसके साथ साथ इसका जो पस मंज़र अभी नज़र आ रहा है, वो डॉक्टर साहब से हम जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बर्बरियत चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया या फिर अक़वाम मुत्तहिदा या फिर मुस्लिम ममालिक, वो किस तरह से अब भी इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, या बिल्कुल या तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ ये टाइम गुजार रहे हैं, या फिर टाइम बाइंग जिसको कहा जाता है वो कर रहे हैं? क्या इसका नतीजा हो सकता है और क्या लग रहा है, इस हवाले से हम डॉक्टर साहब से मज़ीद सवालात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं गाज़ा के हालात के हवाले से और उसके पस मंज़रात के हवाले से। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा कि आप डॉक्टर साहब अपनी बात को मुकम्मल करें, फिर हम मज़ीद सवालात जो है मैं आपसे जो है सामने रखूँगा। जी डॉक्टर साहब। मैं कुछ डेटा पेश करना चाह रहा था। जी प्लीज। ये कि एक तरफ तो देखिए हम चीज़ों को डिस्कस करना है कि गाज़ा में क्या चल रहा है, लेकिन गाज़ा के साथ साथ आप देखेंगे कि जो वेस्ट बैंक है, जी जी, जहाँ पे
पीए की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हुकूमत है ना, पीएलओ की जहाँ पे हाँ हाँ गाजा में तो आपके हमास की हुकूमत है, जी चाहे जो भी हालत में हो, तो वहाँ पे पीएलओ की हुकूमत है हम्म। और महमूद अब्बास उसके प्रेसिडेंट है वहाँ पे। जी तो यहाँ पे इस्माइल हानिया थे जिनको मार दिया गया। हम्म। तो वेस्ट बैंक में भी कई जगह पे जैसे कि वहाँ पे नबलूस है, जेनिन है, ये बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कैंप्स है, रिफ्यूजी के कैंप्स है, जी जो गाजा है या वेस्ट बैंक है, ये सब। और गाजा और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम को अगर मिलाएंगे तो ये करीब 22.5% है टोटल फलस्तीन के लैंड का। हाँ हाँ और इसी को टू स्टेट सोल्यूशन में कहा जाता है कि जो स्टेट बनेगा इसराइल में, मतलब कि सॉरी फलस्तीन जो स्टेट बनेगा वो जी 2.5% ऑफ पैलेस्टाइन लैंड बनेगा। इसकी निशानदेही जो है, जो सिक्योरिटी काउंसिल में 2 रेजोल्यूशन पास किए गए, 242 और 338, 1967 में और 1973 में। जी इसके साथ जो आप देखेंगे कि रिजोल्यूशन एक ये भी है कि बहुत पहले का रिजोल्यूशन है राइट टू रिटर्न, कि जो लोग जिनको जबरदस्ती भगाया गया था 1948 में, करीब 7 लाख लोगों को हाँ हाँ उजाड़ा गया था 5,000 से ज्यादा गांव से, 500 से ज्यादा गांव से। जी तो उनके उनके ये हुकूक है, जो कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, कुछ कहीं किसी कंट्री में है, कुछ जॉर्डन में है, उनको यूनाइटेड नेशन ये हक देता है कि वो अपने घरों को लौटे। लेकिन घरों पे तो कब्जा, उनके घर तेल अवीव में है, ये है वो, आज के डेट में जो इसराइल, जी हाँ तो राइट टू रिटर्न है इनका, वो भी एक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो वेस्ट बैंक में करीब 7.5 से 8 लाख यहूदी जी गैर कानूनी तौर पे वहां पे अपने मकानों को बनाए हुए हैं, डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ इजरायली गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स का मतलब अपार्टमेंट्स। जी और जो वहां सेटल कर रहे हैं उनको बोलते हैं सेटलर्स, इजरायली सेटलर्स। जी अब वो इलीगल है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी कोई भी इजरायली बस्ती को वेस्ट बैंक में बसने को इलीगल कहा है। जी वेस्ट बैंक जो है ए बी सी जो है एरिया में वो डिवाइडेड है। जी तो आप देखेंगे कि एक तो इजराइल पूरे फलस्तीन में कब्जा करके इजराइल बना दिया गया, हाँ और जो वेस्ट बैंक का एरिया है उसमें भी 7.5 लाख लोगों को बसा दिया गया। जी तो वहां पे भी आप देखेंगे कि मैं एक डेटा दूं आपको कि जनवरी जो है, सिर्फ जनवरी से लेके अभी जो चल रहा है अगस्त शुरू हुआ है, जी मैं जनवरी से आपको जुलाई तक का डेटा दे रहा हूँ, जिसमें कम से कम 750 से 800 अटैक्स हुए हैं सेटलर के जरिए, सिर्फ हाँ। इतने में जी जनवरी से जुलाई के बीच। तो हर दिन करीब 4 या 5 अटैक्स हो रहे हैं सेटलर्स के, किन पे, जो वहां पे फलस्तीनी है, जैसे गांव में उनकी जमीन है, अपने बसे हुए हैं। जी हाँ और सेटलर जो है वो आपके नया मकान बनाए होते हैं, वो उनको मारते हैं, उनकी जमीन को छीनते हैं, उनके मवेशी को छीनते हैं, उनके मवेशी को जला देते हैं जी उन्हें, ताकि ये लोग डर से भाग जाए, उनकी जमीन पर हम कब्जा करेंगे। हाँ हाँ चाहे उनके पास, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वाटर पंप है जिसे वो खेती करते हैं आपके फलस्तीन, जी तो वाटर पंप को भी डैमेज कर दिया इस तरह। और जो वहां पे आपके सेटलर्स हैं उसमें अच्छे खासे जो है वो आर्म्ड हैं, मतलब उनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड आर्म्स हैं जो इजरायली गवर्नमेंट ने फराहम किया जी। और जब भी वो कत्लेआम करते हैं फलस्तीनियों का, वो कर रहे हैं, आपके करीब 1,000 लोग मार दिए गए वहां पे, जिसमें इजरायली फोर्सेज ने और आपके सेटलर्स ने फलस्तीनियों को मारा है। तो ये जो इजरायली जो क्राइम करते हैं वहां पे, जो इलीगल सेटलर्स क्राइम करते हैं, तो उसको सिविलियन कोर्ट डिसाइड करता है इजराइल का। हाँ अच्छा, सिविलियन से अगर कोई गलती होती है तो इजराइल का मिलिट्री कोर्ट उसको डिसाइड करता है जी। और ये पाया गया कि मतलब कि इसमें फलस्तीन के केस में जी 97% जो है ये है आपके इंडाइटमेंट है, मतलब लोगों को कसूरवार पाया गया। जबकि इजरायलियों के केस में 98% को कसूरवार नहीं पाया गया, मतलब कि वहां की जुडिशरी भी जो है, ऑक्युपाइड लोग हैं, जो ऑक्युपाइड है वो। उसके बाद जो अभी आपके वहां पे वेस्ट बैंक में चल रहा है उसको बोलते हैं आयरन वॉल ऑपरेशन जी। वहां पे करीब 30,000 40,000 लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए, 3,000 से ज्यादा जो है वहां मकानों को डैमेज कर दिया गया, 1,000 लोगों से ज्यादा वहां पे लोग मार दिए गए जी। हर से कम 4 या 5 सेटलर्स के अटैक हो रहे हैं वहां पे। और देखेंगे कि
7.5 लाख लोग वहां पे इलीगली बसे हुए हैं। 250 सेटलमेंट्स हैं उनके बड़े बड़े जी। ये तो आपके हैं रजिस्टर्ड। कुछ ऐसे सेटलमेंट्स हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं। और कुछ ऐसे सेटलमेंट है जिसको इन्होंने घेरा किया है। घेरा का मतलब बाद में इसको कुछ कब्जा करेंगे। जी जी। उसके बाद आपने देखा, मैंने आपको एक डेटा दिया था कि लोग जो है भूखे हालत में जो ले रहे थे एड, उसमें करीब 1600 लोग मारे गए। 1600 नहीं, 1900 लोग मारे गए। जी जी। 1900, करीब 2000 के लगभग। और जो लोग भूख से मरे हैं, जिसमें करीब 105 से ज्यादा बच्चे हैं। जी हाँ। उनकी तादाद आपके 225 है टोटल। जी। और इसके अलावा एक डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वहां पे गाजा का जो डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस का मतलब ये हुआ कि कहीं पे बॉम्बिंग हुई, लोग वहां पे दब गए, मर गए और जख्मी हो गए जी। तो उठा के लाना, हॉस्पिटल ले जाना, उनको सिविल डिफेंस बोलते हैं। जी जी। तो फलस्तीनी सिविल डिफेंस ने एक डेटा है कि इन्होंने मार्च 2025 से, आपको याद होगा कि मार्च में से इन्होंने जो है लागू किया था कि खाना उना बंद जी। मार्च 2025। तो सिर्फ मार्च से लेके आपके जुलाई तक जी महीना सिविल गाजा के सिविल डिफेंस ने 300 रिक्वेस्ट डाले कोऑपरेशन के, कोऑर्डिनेशन के रिक्वेस्ट। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि हम एम्बुलेंस लेके जाना चाहते हैं, लोगों को उठाना चाहते हैं वहां से। हाँ। आप हमें कोऑर्डिनेट कीजिए, मतलब आप हमें गोली मत चलाइए। हाँ हाँ। ये मतलब है, आप हमें जाने दीजिए, रोकिए मत। तो 300 जो इन्होंने रिक्वेस्ट डाला है कोऑर्डिनेशन का, उसमें सिर्फ 10% को ही रिस्पॉन्ड किया इन्होंने जी इजराइल। तो इस तरह की चीजें हैं जिसमें मतलब क्या कहा जाए। और इसकी वजह से हुआ है कि करीब 3000 से ज्यादा लोग मर गए जिनको बचाया जा सकता था। वक्त पे उनको लाया जा सकता था, वो बच सकते थे। तो वो लोग जो मलबे में दब गए, उनको तो आप उठा ही नहीं सकते, आपके पास कोई सामान ही नहीं उस तरह का। जी। इन लोगों को आप ला सकते थे और आप लाने भी नहीं दिया गया है ना, इसलिए कि वहां से रिस्पॉन्स आया नहीं कि ठीक हम कोऑर्डिनेट करेंगे। जी। ये वहां पे हालत है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो बताइए, जो आप कह रहे थे। जी डॉक्टर साहब, सवाल अब यहाँ पर यही है कि अब यानी कि अगर इसका तसलसल अगर हम देखें, बहुत सारी बातें आपने इसमें शामिल कर दी हैं। अब इज़राइल क्या चाह रहा है और दुनिया किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि सितंबर के महीने में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होने जा रहा है। अब यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन के हवाले से जो कहा जा रहा है, तो क्या वाकई जो कुछ अब तक हो गया इसको रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये भी जो है एक दिखावा है? कि क्या देख रहे हैं आप, मतलब क्या नतीजा निकल सकता है अनकरीब? अगर देखिए, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें, जी, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब दूध का दूध और पानी का पानी। जी जी जी। मायूसी होगी, मायूसी ये होगी भाई, कोई भी एक्शन नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, नेटो है ना, बहुत सारे आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अरब लीग है, ओआईसी, कुछ नहीं किया किसी ने। जी हाँ। तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर आप रिलेटिव लेवल पे देखें, रिलेटिव लेवल पे तो आप देखेंगे कि इजराइल की सिचुएशन पहले से खराब हुई। हाँ। ये डिप्लोमेटिकली इनका लॉस हुआ है। वो लोग जो इजराइल को सीने से लगा के रखते थे जी, और जो इनका जिक्र करते थे, मतलब जिसको कहा तस्बीह जो पढ़ते थे जिक्र इजराइल का, तो जुल्म हुआ इजराइल के साथ और हिटलर ने मारा और फला मारा। आज वही कंट्रीज जो है वो इजराइल से बिल्कुल ही नाराज बैठे हुए। हालांकि ये सही बात है कि वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, हाँ, नाराज बैठे हुए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि ज्यादातर क्या, बल्कि 99% जो डिमॉन्स्ट्रेशंस कहाँ हो रहे हैं, वो तो अरब वर्ल्ड में, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहे हैं। जी हाँ। अरब वर्ल्ड में आपने कहीं नहीं देखा होगा। नो। जी हाँ। और हमारे यहाँ भी नहीं हो रहा है। जी हाँ। लेकिन आप अफ्रीका में हो रहा है, ठीक है। और आपके नॉर्थ जो कहा जाता है, नॉर्थ यूरोप जिसको बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, हाँ हाँ, जो बड़े ज्यादा ओवर सेकुलर लोग हैं, वो बड़े हिमायती थे आपके इजराइल के। हाँ हाँ। जैसे नॉर्वे है, फिनलैंड है, जी, स्वीडन है, इन्होंने भी काफी नाराजगी का इजहार किया है। जैसे इनके जो पैसे जमा थे आपके इजरायली कंपनीज में, हाँ हाँ, वहां से पैसे विड्रॉ कर दिया। इनके जो शेयर थे उसको बेच दिया, मैं नहीं रखूंगा शेयर तुम्हारे, ठीक है। जो आपके स्वीडन का, नॉर्वे का जो ट्रेड यूनियन था, उसने वोटिंग कर दी 88% के, मैं ये जेनोसाइड है और हमारी हुकूमत कोई भी मामला नहीं रखे आपके इजराइल से। हाँ।
उसी तरह से आप देखेंगे, आप डिफेंस, आपके अभी अभी की बात है कि जो इटालियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा, पहला कंट्री है इटली जिसने कहा कि हो सकता है कि हम इजराइल पे सैंक्शन लागू कर दें, जैसे हमने यूक्रेन पे किया है, जैसे रशिया पे किया है यूक्रेन के केस में। हाँ हाँ, तो क्यों वैसे ही। नहीं हम इजराइल को करें, इसलिए कि जो सिचुएशन है बहुत बुरी सिचुएशन है वहां पे। जी हाँ। सैंक्शन का नाम लेना, एक जमाना था, आपको याद होगा कि 23 अक्टूबर के बाद जब अटैक किया इजराइल ने, बहुत ज्यादा लोगों की किलिंग हुई, बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, आपको याद होगा। हाँ जी। और उस वक्त जब सीज फायर की बात चल रही थी तो यूरोप सीज फायर का वर्ड ही इस्तेमाल नहीं कर रहा था, हाँ। वो कहता था पॉज। आपको याद होगा, जी हाँ, पॉज। पॉज, जी हाँ बिल्कुल। पॉज में भी टेम्पररी पॉज की बात करता था। आज वही कंट्रीज जो है वो सीज फायर की बात कर रहे हैं, वही कंट्री जो है वो आप कह रहे हैं कि नहीं वहां पे बड़ी खराब सिचुएशन। इसी वजह से जो लोकल जो जर्नलिस्ट वहां थे जी, उनको जानबूझ के इसलिए मारा जा रहा है कि जो भी फुटेज है वो ना आ पाए। कि अभी जो फुटेज जो भी आ रहे हैं फलस्तीन आपके गाजा से जी, वो मेरे हिसाब से 100 में 10% आ पा रहा है। अगर वहां पे, इसलिए कि वहां पे इजराइल ने अलाउ नहीं किया इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को कि वहां पे आ सके। अगर वहां पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वहां पे आते, हाँ, ऐसे ऐसे फुटेज आते कि पूरी दुनिया पागल हो जाती देख कर कि भाई क्या ये क्या हो रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वहां पे सबूत ही खत्म किया दिया जाए, कोई विटनेस ही ना हो, इसलिए कि वहां के जो लोकल जर्नलिस्ट उनको पता है कि हमें कैसे कवर करना है। हाँ, और कवर करते हुए लोग मारे गए, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो कवर करते हुए मारे गए। जी हाँ। तो ये वहां पे जो इतने सारे जर्नलिस्टों को मार देना, एकेडमिशियंस को मार देना, एथलीट्स को मार देना, मेडिक्स को मार देना, इन चीजों का इको है, इन चीजों की आवाज पहुंची है आपके पूरी दुनिया में। जी। ये दूसरी बात है कि ट्रम्प जो है वो नेतन्याहू के साथ खाना खा रहे हैं और बड़े हिमायती हैं, लेकिन वहां के लोगों में, और आपने देखा होगा कि पहली मर्तबे 44 डेमोक्रेट्स ने ये रिजोल्यूशन लाया कि भाई हम इजराइल को जो है हथियार सप्लाई नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं। तो पहले तो ऐसा होता ही नहीं था जी। इवन एक रिपब्लिकन एक सीनेटर है या लेडी है, क्या नाम उनका, तो उन्होंने भी जो है आपकी इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई, हालांकि वो रिपब्लिकन है। जी जी। तो इस तरह की चीजें जो कभी नहीं होती थी वो हो रही है पूरी दुनिया में, तो इससे भी इजराइल बौखलाया हुआ है। तो इसकी जो छवि थी, इसका जो इमेज था कि भाई हम तो विक्टिम है, हमें तो हिटलर ने मारा था और हमें कोई जगह नहीं थी अपने रहने के लिए, मैं वहाँ जगह रह रहा हूँ, मुझे खतरा है जी, ये सारे जो नैरेटिव अब चेंज हो गए कि भाई इजराइल से खतरा है लोगों को, या इजराइल खुद जो है, इजराइल को खुद खतरा है, या दूसरों को इजराइल से खतरा। जैसे आप देखते हैं लेबनान का केस तो किसने मारा, सीरिया का केस किसने नुकसान पहुंचाया, ईरान इराक को किसने खत्म करवाया अमेरिका से क्या करके, 9/11 के बारे में भी आता है कि भाई इसने किसने बनवाया, किसने करवाया। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग जानते हो जी। इसी तरह से आईएस को भी किसने क्रिएट किया, ये भी जो है नाम आता है कुछ लोगों का जो बन। तो आप फिर ईरान को तबाह करना और पूरे मिडिल ईस्ट को तहस नहस करना, इंक्लूडिंग लीबिया को तहस नहस करना, सूडान को तहस नहस करना और जबरदस्ती उनसे समझौता करवाना अब्राहम अकॉर्ड के जरिए। जी हाँ, इन तमाम चीजों से ये जो है चल रहा है। तो ये आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ सब ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ओपनली कहा कि वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है जी, इसको बोलते हैं एडवाइजरी ओपिनियन। दो एडवाइजरी ओपिनियन आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पिछले आपके जुलाई 2024 जी। और उसने ये भी कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जी हाँ, उसने ये कहा कि जो भी वहाँ पे एविडेंसेस हैं जेनोसाइड के उसे खत्म नहीं किया जाए। तो ये भी सब वायलेशन हो रहा है वहाँ पे। उसके अलावा आप देखेंगे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जी, इसको बोलते हैं रोम स्टैट्यूट जी जी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये कहा कि दो लोग इधर के इजराइल की तरफ से, दो लोग हमास की तरफ से, वार क्रिमिनल कहा जी जी, उनको पकड़ा जाए। तो हमास की तरफ से जो लोग थे उनको तो इजराइल ने मार दिया हाँ, लेकिन इनके तरफ से जो दो लोग हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो तो पहले वाले थे हाँ, तो इन लोग को वार क्रिमिनल कहा। ये किसी ने नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा जी हाँ। उसके बेसिस पे अमेरिका ने जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हटाया या कहा कि जो है इस तरह की बात। उसी तरह से आप देखेंगे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब इस बात को कहा तो मेरे ख्याल से जो पिछले साल मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जी जी, जिसमें इंडोर्स किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एडवाइजरी ओपिनियन।
तो आप देखेंगे कि इमरजेंसी सेशन आना जनरल असेंबली का, कई मरतबे सिक्योरिटी काउंसिल की बैठना आपके सीज फायर के लिए, हालांकि नाकामयाब हुआ वो। उसी तरह से आप देखेंगे कि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज, अभी नाम आया कि भाई कई कंट्रीज आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड का भी नाम आ रहा है जी, और आपके स्लोवेनिया और इटली और स्पेन, सब ने कहा कि मैं जो रिकॉग्नाइज करूंगा। हाँ हाँ, जो आपकी ब्रिटेन जो बहुत बड़ा यूनाइटेड जो बहुत बड़ा भक्त था, उसने भी कहा कि मैं जो है आप ये करूंगा, क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज करूंगा। जी हाँ, तो हालांकि वो सिंबॉलिक भी है और उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते अभी, इसलिए कि उनके उनके जहन पे जो नैरेटिव बैठे ना बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग। और उन्होंने इस तरह की, मतलब कि इस तरह के इन्होंने बताया कि भाई हमें जो है खतरा है, फला है, फला है, फला है। तो लोगों ने दूसरी तरफ देखा ही नहीं। ये पहला मौका है कि लोग देख रहे हैं कि इसराइल का रियल चेहरा क्या है, कौन किसको मार रहा है जी। इस्तेमाल। तो ये इन चीजों से आप देखेंगे कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इसराइल जो है एक्सपोज हुआ है, ये लेवल पे है, क्या ये कर रहा है, किसकी बात मान रहा है, किसकी सुन रहा है, सारा कुछ जी। और वहां पे किस तरह से आपके पूरे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हुआ है, पूरे आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, पूरे जिनेवा कन्वेंशन का वायलेशन हुआ है। और जो लोग इस पे खामोश है उनको भी लोग देखता है जी, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं उसको भी लोग देख रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो लोग जो इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज कभी नहीं बोलते थे, वो आज जो है कई सेंटेंसेस, कई जुमलों को बोल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं अब बिल्कुल हम आखिरी वक्त में पहुंच चुके हैं प्रोग्राम के, तो आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि क्या यूनाइटेड नेशंस की अभी जो इजलास होगा सितंबर में, तो क्या इसमें एक राह तलाश की जाएगी या फिर फेस सेविंग अगर हम कहें तो इज़राइल के लिए वेस्ट की जानिब से फराहम किया जाएगा, वो कुछ इस तरह से कि अरबों को एतमाद में लेकर, तुर्की को एतमाद में लेकर और फिर यूरोपीय यूनियन तो है ही, तो इन सब को लेकर फ़लस्तीन के स्टेट के हवाले से बात करते हुए गज़ा के मामले को कुछ इस तरह से निपटाया जाए कि कुछ यानी अरब हुक्मरानों की एक मुश्तरका तौर पर कोई ऐसा जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए और यहाँ से हमास को जो है फारिग करने की बात की जाए, ऐसी कोई पॉलिटिकली कोई ऐसी कोशिश की जाएगी? देखिए, दो तीन चीजें तो फ्लोट कर रही है। एक तो ये कि टू स्टेट सोल्यूशन की बात लोग कर रहे हैं। हाँ, टू स्टेट सोल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो इसको इजराइल कह रहा है कि मैं तो मानता ही नहीं। तो साथ में अमेरिका भी दे रहा है, जबकि अमेरिका ने खुद ही टू स्टेट सोल्यूशन के तहत जो है यासिर अराफात से रिकॉग्नाइज करवाया था इजराइल को 1991 में, 93 में, जिसको बोलते हैं ओस्लो मैड्रिड अकॉर्ड जी। दूसरी बात ये आ रही है कि भाई हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। पहले इसलिए पैलेस्टाइन को ऑलरेडी 143 कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं, ऑलरेडी करता है, ये ऑलरेडी स्कीम वैसी है जी। तीसरी चीज ये है कि ये चीज पहले से भी फ्लोट है और इस पे खुद ये भी आमादा हुआ है हमास के, ठीक है अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन जो लोग कहेंगे यहाँ के उन्हीं को देना, उन्हीं के लोग मर्जी किससे चलेगी, ये नहीं कि आप इसको चाहेंगे। यहाँ के लोग अगर चाहते हैं कि पैलेस्टीन अथॉरिटीज को कंट्रोल करे जी तो वो करें, लेकिन इस पे इजराइल राजी नहीं है। पहले राजी था, ये राजी था कि जो आपके वेस्ट बैंक में जो हुकूमत है पैलेस्टीन अथॉरिटी वही कंट्रोल करे इसको, गाजा को जी। इजराइल जो है वो एग्री नहीं करता है। तो ये मुझे ये लग रहा है कि इजराइल की जो सिचुएशन है वो देखने में तो लग रही है कि स्ट्रांग है, लेकिन वो कमजोर हुई है और खास करके ईरान से जो इसकी जंग हुई है, हाँ, इससे इजराइल अंदर से ये खोखला हुआ है। इसलिए कि देखिए कोई भी कंट्री ये नहीं चाह रहा था कि डायरेक्ट वो इजराइल से किसी भी तरह से वो मुकाबला करे जी। एक तरह का साइकोलॉजिकल डर बैठा हुआ था। लोग जानते थे कि मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज की तबाही हुई है वो अमेरिका के जरिए, उसके पीछे कौन है। हाँ, ईरान की जो हिचकिचाहट थी जिसको बोलते हैं हेजिटेशन, हाँ हाँ, है ना, वो खत्म हो गया। इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से अटैक किया ईरान के ऊपर में और जितने जनरल्स को मार दिया एक बार में और कई सारे साइंटिस्ट को मार दिया बगैर किसी, भाई ईरान तो उस वक्त बिल्कुल खामोश, आपके ईरान से तो निगोशिएशन चल रहा था जी हाँ, अमेरिका, आपको याद होगा जी हाँ, और वो छठा राउंड होने वाला था, पांचवा या छठा राउंड जी हाँ, और ईरान को इसमें ट्रैप किया गया आपके निगोशिएशन में जी हाँ। आईएईए ने जो है सिक्योरिटी इजराइल को डेटा दे दिया कि कौन कौन इसके साइंटिस्ट हैं, क्या है, और आईएईए ने इजराइल को कंडेम नहीं किया है जी हाँ।
इसके न्यूक्लियर प्लांट पे जो अटैक किया उसका कोई कंडेमनेशन इस IAEA ने नहीं नहीं किया, किया। यूनाइटेड नेशन की बॉडी, जी हाँ। एज ए पार्टी रोल उसने प्ले किया। तो इसमें आप देखेंगे कि जब इजराइल पे हमला शुरू किया ईरान ने मिसाइल से, हाँ हाँ, तो कोई भी ईरानियन मिसाइल वो मिस नहीं हुआ, या तो वो आसमान में उसको इजराइल ने उड़ा दिया जी आपके डिफेंस, एयर डिफेंस से, हाँ हाँ, नहीं तो गिरा तो टारगेट पे गिरा। तो ये जो प्रिसीजन है ईरानियन मिसाइल का, हाँ हाँ, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इजराइल के लिए, जी बहुत बड़ा सेटबैक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान ने इनडायरेक्टली अमेरिका को और इजराइल को अपना रेजिस्टेंस पावर दिखाया है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हूथी जो है मुसलसल वो रेजिस्टेंस जारी किए हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, और ये भी हाल में आपने ये भी देखा होगा कि हिजबुल्लाह जो खामोश था वो बोल रहा है काफी। जी हमास ऑलरेडी वहां पे रेजिस्टेंस दे रहा है आपके गाजा में, जी, है ना। तो ये चीजें चल रही हैं। तो और इसमें आप देखेंगे कि बावजूद इसके कि सीरिया का सदर्न पोर्शन इजराइल ने ऑलरेडी डी न्यूट्रलाइज कर दिया उसको। हाँ, तो ये सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली इजराइल लॉस में है, हालांकि वो उसको शो नहीं कर रहा है। जी जी, फर्दर जो हालात आने वाले हैं उसमें अगर इजराइल अपने आप को स्ट्रेटेजिकली नहीं संभाला, हाँ, और जहाँ जो वायलेशन अगर वो करता गया फलस्तीनियों का, हो सकता है कि जो भी उसके लोग समर्थन में होंगे वो धीरे धीरे या तो वो खामोश हो जाएंगे, वो एक्सटेंड हो जाएंगे। और इससे डायरेक्ट फायदा ईरान को होगा, और ईरान ही मैदान में उतरा है, और ईरान जो है वो जंग के लिए तैयार है। अगर उस स्टेटमेंट को आप देखें तो ईरान की जो हिचकिचाहट थी वो खत्म हो गई। जी, ये पहली मर्तबे पूरी दुनिया में हुआ है। इससे खुद इसराइल के लोग थोड़ा खौफजदा है। जी जी, जो वार होगा वो डिसाइसिव होगा जी, और उसमें चीजें आर पार होंगी। डॉक्टर साहब क्या होता है अब यहाँ पर इस मामले में बिल्कुल हमारे पास 2-3 मिनट हैं। अरब जो हुक्मरान है वो इस वक्त किस सिचुएशन में है, क्योंकि ईरान के हमले से पहले कुछ उनका मौक़िफ़ था और अब यानी ईरान और इजराइल जो रास्त तौर पर टकरा गए, इसके बाद ये जो यहाँ के रीजनल पावर्स हैं वो एक्चुअल क्या चाहते हैं यहाँ पर? देखिए, वहाँ पे जो रीजनल पावर्स हैं जैसे GCC है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ये तो बिल्कुल अमेरिकन पिट्ठू है, इनके बारे में तो बात करना ही बिल्कुल जी। अरब लीग है, अरब लीग जो है वो डिफरेंट इसलिए हो गया कि अरब लीग में सीरिया का रोल था, इराक का रोल था, लीबिया का रोल था, इजिप्ट का रोल था। ये ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो गई। इजिप्ट आपके खत्म हो गया, सॉरी लीबिया डिस्टर्ब हो गया, इजिप्ट ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, सीरिया ऑलरेडी ऑक्युपाइड है ना। और वहां पे तो बिल्कुल फ्री स्पेस मिला है इसराइल को। इसीलिए आपने देखा होगा कि इजराइल ने जो इस तरह से वहां पे किलिंग की है गाजा में, इस वजह से की कि उसको फ्री स्पेस है। लेकिन ये उसने स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये किया कि हर चीज का प्राइस है जी। लोग आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो प्राइस पे कर रहे हैं, वो अपना वक्त आपको दे रहे हैं ना। जी जी, इस तरह से वहां पे बर्बरियत किया इजराइल ने वहां पे। तो एक तरह से तो लगा भाई मैंने तो ये कर दिया और मैं तो जीत गया और मैं लोगों को खत्म कर सकता हूँ, दबा सकता हूँ। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी तो देखना पड़ेगा कि भाई लोगों में क्या मैसेज गया आपका। भाई आपने उनके जमीन पे कब्जा कर लिया, फिर उनको भगाया, फिर उनको मारा, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह दौड़ा रहे हैं, फिर उनको भूखा रख रहे हैं, फिर उन पे बम मार रहे हैं। जी हाँ। तो कोई भी आदमी जो दहशतगर्द भी होगा उसके भी दिल में तरस आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है इजराइल का। अगर ये कंटिन्यू करता रहा इस तरह से तो उसके जो भी बचे हुए लोग उसके हमदर्द हैं, हिमायती हैं, वो भी पीछे हो जाएंगे। और इसीलिए इजराइल का जो आइसोलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। खुद सिर्फ अमेरिका के साथ देने से ये नहीं कि इजराइल बहुत आगे है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने सारी चीज़ों पर जो है रोशनी डाली। और नाज़रीन, वाकई बात यही है कि अब देखना यही होगा कि जिस तरह से जनरल असम्बली का इजलास होगा तो इसमें जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि इजराइल वाक़ईतन तन्हा होता हुआ नज़र आ रहा है, और लेकिन अब इसके साथ साथ वाकई ये जो क़त्ल-ए-आम, ये जो नस्ल कुशी चल रही है, ये जो भूखों को मारा जा रहा है, जिस तरह से गाज़ा में बर्बरियत हो रही है, इस पर अगर वाकई अगले महीने में जो जिस तरह से इजलास होगा तो उसका अगर कुछ इम्पैक्ट होगा, और जिस तरह से यूरोपीय ममालिक या फिर वेस्ट की जानिब से जो जाहिर किया जा रहा है कि हाँ हमको भी तकलीफ़ हो रही है, हम भी चाहते हैं कि ये जो कुछ इजराइल की जानिब से ये रुकना चाहिए,
तो शायद चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो यही है कि तने तनहा गज़ा के लोग फ़लस्तीनी मज़ालिम को बर्दाश्त कर रहे हैं और अपनी क़ुरबानियाँ वो पेश कर रहे हैं। बहरहाल देखना यही होगा कि आने वाले चंद दिनों में गज़ा के हवाले से और मसले फ़लस्तीन के हवाले से क्या कुछ सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका भी नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।